अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद आखिरकार पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट एक के बाद एक तनाज़े का शिकार हो रही है। रमीज़ राजा साहब ने बतौर चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों से पहले ही बहुत सारे मामलात और बहुत सारे तनाज़ात खड़े हो गए। इसकी वजूहत क्या हैं? क्या मसला है कि वक़ार यूनुस और मिसबाहुल हक को जाना पड़ा, और क्या वजह है कि ये बात जिस पर बार बार मीडिया जोर दे रहा है कि बाबर आजम खुश नहीं है, ये वजह क्या है? क्यों बाबर आजम खुश नहीं है T20 स्क्वाड से और वर्ल्ड कप तक के स्क्वाड से? क्या वजह है? इस पर बहुत सारी चीज़ें इस पर बात हो सकती है। फ़खर जमान मुसलसल टीम का हिस्सा रहे, अचानक गायब, खुशदिल शाइन हो गए। आसिफ अली पता नहीं क्या घोल के पिला दिया आसिफ अली ने। आसिफ अली मुस्तकिल स्क्वाड का हिस्सा बन जाते हैं इन एंड ऑफ। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक हैं, अब्दुल्ला शफीक को खिलाते भी नहीं, फिर भी वो हर जगह आपको दिखाई देते हैं। आज़म खान पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि शायद आज़म खान के हवाले से मोइन खान और नदीम खान से कोई बात हुई है, जबकि चीफ सेलेक्टर ने वाज़ेह किया ऐसी कोई बात हुई नहीं। रमीज़ राजा का चीफ सेलेक्टर के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं, ना उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, ये चीफ सेलेक्टर ने ख़ुद अपना बयान दिया। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। आखिर वजूहात क्यों हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ही हम इतने सारे मसाइल का शिकार हो गए। शोएब जट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शोएब आपका। चौधरी इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। मेरा ख्याल है शोएब से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी शोएब के पास। शोएब, क्या वजह है कि इससे पहले मैं न्यूजीलैंड स्क्वाड और T20 पे बात करूं, लेकिन ये बताएं वजह क्या है? अचानक क्यों इतने तनाज़ात खड़े हो गए? अभी रमीज़ राजा ने ओहदा संभाला भी नहीं और इतने सारे मामलात, इतनी सारी बोरियां खुल गई हैं। देखिए, ये कहना जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कि तनाज़ात खड़े हो गए हैं। जब चेन ऑफ कमान होती है तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो तब्दीली की तरफ जा रही होती हैं। सबको ही पता होता है कि जब कमांड चेंज होगी तो फिर नीचे जो है वो एक सिस्टम काम करता है। उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले जो मामला थे, या कुछ लोग जो है वो परवेल कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उन सब की भी छुट्टी होना जो है वो एक एक करके जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब जब चेन ऑफ कमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दील हुई थी, तो उसके बाद जो तब्दीलियां हैं ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेड थी, और यही सब कुछ होना था। रही बात पाकिस्तान टीम के कोचिंग पैनल की बात, तो गालिबन मुझे याद है ये जिम्बाब्वे के टूर पे थी पाकिस्तान टीम, तो मैंने अपने शो में ये बात की थी। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे कि व्हाइट बॉल का कोच जो है वो बदलने जा रहा है। सब लोगों को ये समझ नहीं आती, लोग कह रहे वर्ल्ड कप सर पर है, कैसे हो सकता है। तो ये फैसले बहुत पहले से हुए हुए थे और ये फैसले जरूरी भी थे। अगर आपको डिफेंसिव जो है वो माइंडसेट के साथ जाके हारना है तो उससे अच्छा नहीं है कि आप अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाएं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाकर जो है वो एक मजबूत फैसला किया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें स्ट्रेटेजी जो है अपनी स्ट्रेटेजी वो अग्रेसिव अपनानी चाहिए। ठीक है, इरफान भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसको सारा देखना पड़ेगा ओवरऑल। जैसे मैंने पहले भी शायद हमारी बात हुई थी इस टॉपिक पे कि इसकी सिलेक्शन के पीछे काफी बाइफिकेशन आ रही है। कुछ हेल्म ऑफ अफेयर को जो लोग समझते हैं वो कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब थी और इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब किसी क्रिकेटर को देनी चाहिए या किसी ऐसे बंदे को देनी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को सिर्फ देखता और इसे मैनेज कर सकता हो। प्रेसिडेंट हमारे पास ऑलरेडी इसके काफी अवेलेबल है। अच्छा, अब दूसरी पार्ट जिसके ऊपर जो आपका था कि इसको तनाज़ात क्यों बनते चले जा रहे हैं, उसके पीछे आपके सामने एक पूरी चेन है, एक सीरीज है इश्यूज की। कि पहले हमें आया कि जैसे ही टीम अनाउंस की गई, टीम के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही थी कि किन प्लेयर्स को होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि फखर जमान एक आपका ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर था कि जब भी वो खड़ा होता है आपका बड़े मैच का प्लेयर था, मैच जिताता है, उनको नहीं रखा गया। आजम खान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, बिल्कुल राइटली हो रही है कि एक उनकी फिजिक का जो इशू है, हमें नजर आता है कि फिटनेस के उनके इश्यूज है। और उन्होंने PSL हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी है, उन्होंने तीनों सीजन के अंदर कभी उसमें भी कीपिंग नहीं की। तो आप उनको क्या आया रिप्लेस किसके साथ कर रहे हैं? पहले तो ये खुद कंफ्यूज थे। जो चेयरमैन सेलेक्ट कमीशन की कमेटी थी, मोहम्मद वसीम से मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी हमने इसको एज ए विकेट कीपर देखा। तो क्या अगर विकेट कीपर के तौर पे आप देखते हैं तो क्या आप सरफराज से उनसे कंपेरिजन बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। दूसरे पार्ट पे अगर आप देखें तो आपकी ऑप्शन क्या नजर आती है? जिशान अशरफ थे, उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, फिटनेस भी बड़ी अच्छी है, आप उसको कंसिडर कर सकते थे।
फिर अगर आपने मिडिल ऑर्डर को टारगेट करना है, लेट्स अज्यूम कि आपके पास क्या आपकी ऑप्शन आती है, आपने आसिफ अली को लिया, खुशदिल शाह को लिया, हमने देखा है कि ये डोमेस्टिक में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं, चाहे वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते या दूसरे रीजन है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, फिर आपने देखना पड़ेगा आपके मैचेस कहाँ पे हो रहे हैं, यूएई की कंडीशन के अंदर हो गए हैं, इस नंबर के ऊपर ऐसा कौन सा बैट्समैन जो सबसे सूटेबल हो सकता है, मेरी नजर में सब इससे एग्री करेंगे, वो सिर्फ शोएब मलिक है। अगर ये हमारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में हो रहे हो तो बिल्कुल सबसे पहले मैं होऊंगा जो कहूंगा कि शोएब मलिक की जगह नहीं बनती। बट अगर यूएई की कंडीशन के अंदर हम बात करेंगे, एज ए फिनिशर के रोल की बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये एक बिल्कुल राइटली डिसीजन होना चाहिए था कि उनको चांस देना चाहिए था। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी हमें बड़े प्रॉब्लम नजर आए। बॉलिंग के अंदर देखा कि वहाब रियाज एक ऐसा नाम है जो सीजन भी है, एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अच्छा, मैं इरफान भाई बॉलिंग पे थोड़ी देर में, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, चूंकि मिडिल ऑर्डर के बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं हम, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या फिर T20 हो, हम बड़े क्राइसिस से। बॉलिंग पर भी आता हूँ, बॉलिंग पे भी 2-3 चीज़ें इस पर बात हो सकती है। काश भाई पहले आप ज़रा अपना व्यू दें इस पर। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल टाइम है ये कि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे और हम इस क्राइसिस के अंदर दोबारा से आ गए हैं। जहाँ तक कोचेस की बात है, मैं समझता हूँ कि पिछली 3-4 आप सीरीज़ देखें तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी कोचेस से, वो एक्सपेक्टेशन हमें पूरी नहीं उनके करके दी। शायद यही वजह है कि वो चाहते थे कि बजाय इसके कि हमें इस पोस्ट से निकाला जाए, हम खुद ये चीज़ छोड़ दें। नंबर 2 बात ये कि इस वक्त जो नए कोचेज़ हैं, हमें उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत है। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक, ये दोनों, मैं ये समझता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया पाकिस्तान के लिए, और ये वो हैं जो मोटिवेट कर सकते हैं प्लेयर्स को। शायद हमारा बाबर आजम भी कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि टीम की मुशावरत उससे नहीं की जा रही। अगर आप टीम का पूरा स्ट्रक्चर नहीं की जा रही, अभी वो देखें, अगर आप टीम का पूरा स्ट्रक्चर देखें, फ़खर जमान, शर्जील खान, जो 2 ऐसे प्लेयर जिनका स्ट्राइक रेट 140 और प्लस है, उनको आपने टीम से बाहर निकाल दिया। पिछले मैचेस में आपने T20 मैच हो रहा है और फ़खर जमान की बारी आ रही है 5वें 6ठे नंबर पे, वो वहाँ आकर वो क्या करेगा? आपने मेन स्ट्राइकर को नीचे कर दिया, वहाँ तो फ्लॉप करने के लिए आपने उसको नीचे कर दिया। और उसके बाद आप वनडे सीरीज़ आपने खेली है न्यूजीलैंड के साथ, आपके पास रिकग्नाइज्ड ओपनर ही नहीं है। ये वनडे सीरीज़ पाकिस्तान के लिए ऐसी है जैसे टेस्ट मैच है, 50 ओवर खेलने। अगर आप पिछले मैचेस देखें, 50 ओवर हमसे खेले ही नहीं जा रहे। मैं यही बात करने लगूं, पिछले मैचेस आप देखें तो हम सर्वाइव ही नहीं कर रहे 50 ओवर। 50 ओवर में कंसिस्टेंसी चाहिए। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो तीनों हज़रात से ज़रा बात करेंगे। मिडिल ऑर्डर क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जाएगा, नए कोचेस कैसे डेवलप करेंगे टीम के साथ, और फिर न्यूजीलैंड का टूर बड़ा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन न्यूजीलैंड की फुल फ्लैग टीम नहीं आ रही, तो क्या पाकिस्तान के लिए एज है एक प्रैक्टिस के लिए वर्ल्ड कप से पहले? वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी रमीज राजा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर और स्क्वाड पे। अब जरा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस वक्त के स्क्वाड में हमें क्या तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं, जो चीफ सेलेक्टर ने भी कहा कि तब्दीली हो सकती है, इंडिया दिया उन्होंने कि वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो सकती है। क्या तब्दीली हो सकती है? शोएब मलिक का जिक्र काफ़ी सारे दोस्तों ने किया है कि यूएई में उनकी जगह बनती थी चूँकि यूएई की कंडीशन उनको सूट करती हैं, लेकिन क्या सिर्फ शोएब मलिक की ही जगह बनती है? चूँकि रमीज राजा ने वादे तौर पर यह स्टांस ले रखा था कि जो लोग पाकिस्तान के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं उन्हें टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मोहम्मद आमिर, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोई फ्यूचर है, नहीं है, इस पर भी बात करते हैं। शोएब, ये बताएं कि रमीज राजा साहब का स्टांस आपको पता है कि बड़ा वाज़ेह स्टांस रहा। अक्सर वो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर पर भी बात करते दिखाई देते रहे। फिर उन्होंने ख़ुद भी कहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेल ले। स्लो खेलना और एग्रेसिव ना होना ये टीम के सबसे बड़े मसाइल हैं। तो कोचेस का जाना, ख़ासतौर पर मिसबा का जाना, चलें इससे मुंसलिक लगता है कि वो एक एग्रेसिव ना तो कैप्टन थे, ना प्लेयर थे, और ना ही इस तरह की कोई कोचिंग उनके मीडियम्स हमें दिखाई दिए। अब क्या तब्दीली होगी? आप समझते हैं कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलेगी पाकिस्तानी टीम? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी पर्दे वाहिद का स्टांस जो है वो तब तक स्टांस होता है जब तक वो पर्दे वाहिद की जो है वो क्या कहते हैं, मौकफ कह दें। सही। लेकिन जब वो किसी इदारे का सरबराह बन जाता है तो फिर उसका पर्सनल स्टांस पीछे चले जाता है।
इदारे की पॉलिसी जो है वो बेटर करती है। अच्छा शोएब माजरत आपको यहाँ पे 1 मिनट, मुझे इसका भी जवाब। हम ये बात कहते हैं कि वो उनका पर्सनल स्टांस था, लेकिन अब वो इदारे के हेड हैं और जाहिर है इदारे की अपनी पॉलिसीज हो, पर इदारे की पॉलिसीज तब्दीली और इदारे की बेहतरी के लिए तो लाया गया है। अब बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगर एक चीज की जो है वो उसमें आइन में गुंजाइश है तो फिर आप सिर्फ इस वजह से कि जी मुझे ये बात पसंद नहीं, आप उस फैसले को जबरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते। आपको पता होगा कि आईसीसी जो है उसने सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जो है वो पहले उन पे क्रिकेट के दरवाजे बंद किए, लेकिन जब उन्होंने अपनी सजा पूरी की, जिनमें शेन वॉर्न जैसा नाम शामिल है, तो उसके बाद उनको दोबारा क्रिकेट सर्व करने का मौका दिया गया। तो यही मामला इसमें होगा। अब ये कहना कि रमीज राजा जो है वो माजी में बड़े जो है ना वो हार का सांस रखते थे, तो वो माजी की बात थी। माजी में तो वो मोहम्मद हफीज के बारे में भी बड़ा सख्त किस्म का मौकफ रखते थे, लेकिन आप देखें कि मोहम्मद हफीज क्योंकि टीम की जरूरत है वो टीम में नजर आ रहे हैं। तो मैं इससे जो है ना बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि किसी फर्दे वाहिद की सोच जो है वो सिस्टम को बदल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि फर्दे वाहिद आने के बाद सिस्टम की पॉलिसीज को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेगा, लेकिन ओवरनाइट ये चेंज होना मुझे नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये जो मौजूदा कोचिज हैं, तो यकीन करें ये जो सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक हैं, इनका किरदार सिर्फ वही है कि आप जब मोहल्ले के आप जब स्कूल के साथ ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो प्रिंसिपल साथ नहीं होता, लेकिन एक बंदे को बता दिया जाता है जी ये आपको लुक आफ्टर करेंगे। तो इन दोनों का काम सिर्फ लुक आफ्टर करना है, इनका काम कोचिंग करना नहीं है, और ना इनको ये कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये लड़कों को कंफ्यूज कर देंगे अगर ये कोचिंग करने जाएंगे। इस टाइम पाकिस्तान टीम को राइट सिचुएशन मिल चुकी है। अगर आप 1992 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वहां पे भी कोच ना होने के बराबर था। फिर 2009 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करेंगे जो पाकिस्तान ने T20 का जीता, वहां पे भी कोच जो है वो बराए नाम ही था। और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करेंगे तो वहां पे कोच की रिट थी, इस वजह से आपके सामने नताइज जो है वो आए। तो अब ऐसे मौके पे जब अराउंड द कॉर्नर एक मेगा इवेंट है, पाकिस्तान टीम को बजाय इससे के मॉनिटर लाके उनको ठोक दिए जाएं, उनको अब खेलने दें जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप सर पर है और आज़ादी से वो खेलेंगे तो रिजल्ट भी ठीक है। इरफान ये बताएं कि जो कोचेस का जिक्र हो रहा है उसमें कुछ फॉरेन कोचेस की बात हो रही है। अभी शोएब ने कहा कि अभी खेलने दें, बेहतर है कि आप मॉनिटर ला के लगाएं तो कैप्टन को ही अथॉरिटी दें। आपको लगता है कैप्टन को अथॉरिटी इस वक्त मिलेगी? देखिए, कैप्टन के अंदर भी हमने जैसे बात की, अभी न्यूज आपने भी सुनी होगी कि शायद टेस्ट के अंदर इनको चेंज किया जा रहा है और टेस्ट में मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है। बट मेरा तो ओपिनियन ये है, और जो मेरे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये है कि शायद बहुत जल्द कुछ मंथ के अंदर आपको ODI और T20 के अंदर भी ये कैप्टन नजर नहीं आ रहे। अगर अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड अगर हम T20 वर्ल्ड कप हार गए तो आई एम डैम श्योर उसके बाद आपका कैप्टन भी चेंज हो जाएगा, ये कैप्टन नहीं रहेंगे। और रिजवान की जहाँ तक बात करें, और मुझे अगले तीनों फॉर्मेट के अंदर ये नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक उसकी बात करें, कोचेस की बात की आपने, एक चीज तो कंफर्म है जो 100% है कि आपका फॉरेन कोच होगा, क्योंकि डोमेस्टिक कोच के जो पाकिस्तानी कोच है उसके कई मसले मसाइल हैं। जो फीडबैक हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नजर आ रहा है कि वो नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं, फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट को चीज बहुत डेंट करती है। खासतौर पे ये जो लास्ट दोनों कोचेस गए, इनके टाइम पीरियड के अंदर भी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा। इनका जो स्टेट ऑफ माइंड था, जो अप्रोच थी प्लेयर्स के साथ, जो मुख्तलिफ तनाज़ात हमारे सामने नजर आए, वो बड़े ही अनफॉर्चुनेट और बड़े ही सैड सारी सिनेरियो है। इसी तरह मिकी आर्थर के टेनओवर में हम बड़ा अच्छा चल रहे थे, बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही थी कंटिन्यूसली। फिर 2 नंबर T20 की नंबर 1 टीम भी बने, सरफराज और मिकी आर्थर के कॉम्बो से जीती। जी। तो ये सारे जिस रास्ते से ये लोग आए उसी रास्ते से चले गए। बट अभी मेरा ख्याल है कि 2-3 कोचेज जिस तरह का जिक्र किया जा रहा है कि पीटर मॉरिस हो या टॉम मूडी का नाम है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि एंडी फ्लार को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन वो शायद अभी नहीं इंटरेस्टेड। दूसरा नाम गैरी क्रिस्टन है। किसी तरह पाकिस्तान बोर्ड को चाहिए, रमीज राजा को चाहिए कि उनके साथ बात करके ऐसा बंदा ले आए तो शायद आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाए। अगर इसी तरह के फिर दोबारा लोग आ जाएंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे आपका भी शॉर्ट सा व्यू चाहिएगा, फिर मैं जरा ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा तो अब जरा बात करूंगा आजम के हवाले से भी, लेकिन इससे पहले जरा जहाँ तक कोचेस की बात है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है इंटरनेशनल कोचेस, क्योंकि जो टेक्निक मॉडर्न टेक्निक है वो पाकिस्तान के अंदर वापस लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि ये जो 2 कोचेस इस वक्त साथ जा रहे हैं, ये एज ए मोटिवेटर जा रहे हैं। ये कोच नहीं करेंगे मगर लोगों को मोटिवेट करेंगे। जहाँ तक बाबर आजम के कैप्टनसी की बात है, मैं समझता हूँ ये एक
फिर पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के लिए होगी, क्योंकि बाबर आजम को इस वक्त अपनी गेम पे फोकस करना है। ये वाहिद प्लेयर पाकिस्तान के पास है जो एंकर का रोल भी अदा कर सकता है, जो स्कोर को भी आगे लेकर जा सकता है। पाकिस्तान को इस प्लेयर की भी ज़रूरत है और मेरे ख्याल है इसको थोड़ा हमें जल्दी कैप्टनसी दे दी थी। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो रमीज़ राजा को, जिस तरह वो शुरू में कहते थे, पीसीबी को एज एन इंस्टीट्यूशन बनाना है। आप जब इसको इंस्टीट्यूट बना दिए तो फिर खुद ब खुद इससे नर्सरी से नए नए प्लेयर्स निकलेंगे। आपके पास मिसाल इंडिया की है, इंस्टीट्यूशन बनाने की बहुत ज़रूरत है। रोहित शर्मा की उस परफॉर्मेंस पे कि जब आप हारते हैं कोई बहुत बड़ा टेस्ट और फिर उससे कम बैक करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो जाहिर है उसके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, उसके पीछे एक पूरी सोच होती है। इस पर भी बात करते हैं, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, बहुत सारी चीज़ों पर, स्क्वाड पर भी बात हो रही थी, लेकिन एक बात जिस पर हमने पिछले सेगमेंट का इख्तिताम किया था वो था स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए क्या कुछ होना चाहिए। क्या ये जो इस वक्त का मौजूदा डोमेस्टिक सिस्टम है ये हमें बहुत से क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करके देगा, या फिर वो जो क्रिकेटर्स इस सिस्टम का हिस्सा हैं उनमें निखार पैदा करके तो नेशनल टीम के लिए प्रोवाइड करेगा। ये बड़ा एक ट्रिकी सी बात है, इस पे ज़रा बात करके देखते हैं। पहले मैं ज़रा इस पे व्यू ले लूँ काशिफ भाई आपका। देखें, क्रिकेट एज अ प्रोफेशन प्लेयर्स के अंदर डालने की ज़रूरत है, इसलिए अगर प्रोफेशन वही लेगा जब इसके अंदर कोई जूस होगा। हम लोगों ने क्लब क्रिकेट के अंदर जूस ख़त्म कर दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उसके अलावा जो ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब कोई बच्चा भी इस प्रोफेशन में क्यों आएगा एज अ प्रोफेशन लेने के लिए। यहाँ डोमेस्टिक में ये हालत है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं लेकिन उनको ये भी साथ फिक्र होती है कि घर जाकर उन्होंने रोटी भी पूरी करनी है, इसलिए उस स्ट्रक्चर को दोबारा से रीवैम्प करने की ज़रूरत है। रमीज़ राजा ने बहुत बात की है स्ट्रक्चर के बारे में, अब देखना है कि इसको कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। दूसरी बात जो वक्फे से पहले मैं आपको कह रहा था कि क्रिकेट को एज एन इंस्टीट्यूशन पीसीबी को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है, एज ए इदारा इसको बनाने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो हैं वो ग्रो करें। पाकिस्तान में चीज़ों की ग्रोथ नहीं हो रही, हमें मिसाल लेनी चाहिए हमसाया मुल्क की। आप देखेंगे उन्होंने अपना स्ट्रक्चर पहले मजबूत किया और आप उस नर्सरी से किस तरह क्रिकेटर्स निकल रहे हैं और आप पोजीशन इंडिया की नहीं है कि विराट कोहली स्कोर करे ना करे, उनके पास देखें इंडिविजुअल कभी भी कोई भी चीज़ पॉलिसी इंडिविजुअल की बेस पे नहीं बनती, पॉलिसी बनती है इंस्टीट्यूशन के लिए। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट को एज एन इंस्टीट्यूशन आगे ले जाने की जरूरत है। उसके अलावा पाकिस्तान बड़ी आपने जबरदस्त बात की है कि एज ए इंस्टीट्यूशन आगे लेके जाना। नंबर 2, पाकिस्तान का इस इंस्टीट्यूशन का पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है, पॉजिटिव वाइब्स जाने की बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से रमीज़ राजा बेस्ट कैंडिडेट है, जो क्योंकि पूरे दुनिया में रिनाउंड है, पूरी दुनिया के लोग उसको जानते हैं, एक रिस्पेक्ट है और वो रिस्पेक्ट अब ट्रांसलेट होनी चाहिए टुवर्ड्स पीसीबी। ये इरफान भाई में ये जो बात कर रहे हैं काशिफ शबीर साहब कि एक तो इंस्टीट्यूशन और फिर जो अपनी स्किल्स हैं या अपनी जो खासियत है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए और उसका कोई प्रैक्टिकल हल दिखना है। मैं इरफान भी एक छोटे से कंपैरिजन ये करना चाह रहा था कि एक लंबे अरसे से रोहित शर्मा भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा था, लेकिन एक ऐसी जगह पर उसने खेली जहां पर सारी टीम का मोराल बैठा हुआ था और एक मैच पहले वो बुरी तरह से हारे थे। इंडिया तकरीबन आउट क्लास कर दिया था इंग्लैंड ने अब हर उसमें, लेकिन क्या उन्होंने कमबैक किया और ये पहली बार नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम उन्होंने रिपीट किया था। हम क्यों नहीं ऐसी परफॉर्मेंसेस दे पाते? और उसमें जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि जो स्ट्रक्चर की पहले आप बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर हमारे सिस्टम में है ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप देखेंगे कि कोई भी जब अदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बंदों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। हमारा अनफॉर्चुनेट ये चीज है कि जब भी कोई चेयरमैन या बोर्ड के बंदे चेंज होते हैं, मैनेजमेंट नहीं आती है, वो पूरे का पूरा सिस्टम को रीडू कर देते हैं। वो अपने बंदे, अपना सिस्टम, अपना क्राइटेरिया लेके आते हैं। जैसे आप सबसे बेसिक चीज ले लें, किसी भी अदारे की जो सबसे बेसिक जिस्ट होती है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। किसी का तो कॉन्स्टिट्यूशन कितनी दफा चेंज हो चुका है। तो बाकी चीजें जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर तो हम जब बात करेंगे तो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो तो खत्म होने वाली नहीं है। अब जैसे खान साहब का विजन की बात करें, उनका विजन है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, रीजनल क्रिकेट होनी चाहिए। आप उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है नई मैनेजमेंट। चले अगर वो प्रॉपर फुली हो जाती, 192 के लड़कों का एम्बिट आपके पास आ चुका है, जो डिपार्टमेंट से आपने कहने के स्क्वीज इन करके आपने ये लड़के निकाले।
अब उन 192 के अंदर से आपने काम लेना था, वो भी नहीं ले पा रहे आप। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आपने जैसे बात कर रहे थे कि आप लोग के इंडिया की ये दूसरी मिसालें दे रही थी, उन्होंने 1-2 साल में नहीं हुआ, ओवरनाइट नहीं हुआ, वो कम से कम उनको 20-20, 25-25 साल हो गए एक सिस्टम को बनाते हुए, उसको लेके चलते हुए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि रमीज राजा अगर ये चीजें अपने माइंड में क्लियर हैं, अगर वो समझते हैं तो पॉसिबल है। अगर उनके माइंड में जरा भी एम्बिग्युइटी हुई या वो वीक पड़े, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह ये पहले जितने भी हमारे चेयरमैन आए हैं 2 साल 2.5 साल काम करने के बाद, उसके बाद उनके कहीं हमें नजर नहीं आता और अदारा इसी तरह। अच्छा इरफान भाई, एक चीज जरा इसमें और ऐड करें, मैं पहले इरफान भाई से फिर आपकी तरफ भी, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात हो रही थी तो सीनियर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर्स हमारे साथ मौजूद थे। लीना और नसीम भाई ने एक बात कही थी, नसीम राजपूत, उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ T20 को मयार बना लिया है, उन्होंने PSL से सिलेक्शन हो रही है और आपने धानी को उठाया PSL से, T20 से डाल उसको टेस्ट स्क्वाड में दिया और जाहिर है टेस्ट में भी अभी जगह उसकी बन नहीं रही थी। मैं बिल्कुल इसी तरफ आने लगा था, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। कामरान गुलाम जिसने 37-37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उस बेचारे को किधर है? अब्दुल्ला सर उसको साथ लेके बाहर बिठा दिया, उसको आपने टीम के साथ लेके सैर करा रहे हैं, वो परफॉर्म करे फिर जरूर लेके आए। धानी PSL का बेस्ट बॉलर था, T20 में परफॉर्म किया, आप उसको इंडक्ट किधर कर रहे हैं? टेस्ट मैच के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई परफॉर्मेंस जो लड़का नीचे दे रहा है उसको किस मेरिट पे आपने सेलेक्ट किया और किस मेरिट पे बाहर निकाला। सरफराज की मिसाल ले लेते हैं हम कि सरफराज आपका 2 साल 3 साल आपका कैप्टन रहा, आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, आपने पहले टीम से बाहर किया, कैप्टनसी से सैक किया, फिर टीम में लेके जाते रहे, खिलाए बगैर आप किसी प्लेयर को कैसे बाहर निकाल सकते यार? आपने बात जो की है ना इरफान भाई, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी सी हम और करें चूंकि वक्त की कमी है। काशिफ भाई मुझे इस पे व्यू दें। 2.25 साल में 1 वनडे मैच सरफराज को खिलाया, 2 मैचेस आपने को उसको बेचारे को खिला दिए, 1 में आपने रिप्लेसमेंट के तौर पर डाल दिया। मुझे ये बताएं, सरफराज इज अ सीनियर कैंपेनर और अगर एक सीनियर कैंपेनर टीम से आउट हो तो उसकी रिप्लेसमेंट को ऐसा तो हारिस को डाला है जिसने अब तक कोई एक वनडे इंटरनेशनल नहीं। देखें प्रॉब्लम ये है कि आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे आ जाएं, वहाँ पर PSL के बाद के अलावा आपको क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं है, डिपार्टमेंट में क्रिकेट नहीं हो रही। आपने जो 4 नॉर्दर्न और साउथ पंजाब के बनाए हैं निकले उनको भी वहाँ पर नहीं किया, लेकिन जो आपने जो आपने वो जो 190 प्लेयर्स की बात कर रहे हो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की कायदे ट्रॉफी की बात आपने देखा है, वहाँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ही नहीं है। क्रिकेट की क्वालिटी है सिर्फ पिचेस अच्छी नहीं है, क्रिकेट की क्वालिटी है सिर्फ PSL में। आप PSL से जिसको आपने निकालना है उसको आपने तीनों फॉर्मेट्स में डालना है। पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि 3 टीमों की बजाय 2 टीमें होनी चाहिए, एक टीम वनडे और टेस्ट मैच की एक टीम होनी चाहिए और T20 की एक अलग टीम होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्लेयर्स को पहले ये सिखाने की ज़रूरत है कि सर्वाइव कैसे करना है 50 ओवर्स के लिए। आपका रीसेंट एग्जाम्पल ले लें, न्यूजीलैंड जो कि इतनी टेंटेटिव टीम है अगेंस्ट स्पिनर्स, आपके पास कोई क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है टीम के अंदर। आपने वनडे स्क्वाड अनाउंस किया, आपको इसको रिकॉग्नाइज्ड ओपनर ही नहीं है स्क्वाड के अंदर। अच्छा, अब आप क्या इस टीम की बेस पे आप वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए जा रहे हैं? ओपनर का भी इशू है। इरफान ज़हीर साहब ये बताएं, हम फ़खर जमान को कैसे प्लेस करें? शर्जील को हमने अभी तक वनडे में टेस्ट नहीं किया, उसको कैसे प्लेस करें? क्या बाबर रिजवान ही बेहतर चॉइस है? चूंकि ये जब शुरू में खेलते हैं तो इनकी थोड़ी एवरेज बहुत, बल्कि एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट कम है और 10 ओवरों के बाद स्ट्राइक रेट जनरेट करते हैं, तो पहले 10 ओवर तो हमारे फिर बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, आप अगर स्टैट्स उठा के देखें तो 99% आप मैचेस के अंदर देखेंगे कि जिन टीम्स ने पावर प्ले के अंदर 60 या 70 का रन स्कोर किया है वो मैच जीती है। आप इसकी पूरे पीरियड जितनी जब से T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है आप उसके स्टैट्स देख लें। बाबर और रिजवान का प्रॉब्लम ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका स्ट्राइक रेट पहले 100-110 तक रहता है, फिर ग्रेजुअली इंप्रूव करके जो बाबर है 125 तक आते हैं, रिजवान थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं, रिजवान 135-140 तक स्ट्रेच कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज आपको समझनी होगी कि T20 क्रिकेट के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर वो है जिसका स्ट्राइक रेट 170 अबव हो, ये आपका नहीं चल सकते। टीम का दोनों पिलर है, ये हम चीज मानते हैं, बेस्ट बैट्समैन है हम मानते हैं, लेकिन आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अपने मेन जो प्रॉपर आपके जेन्युइन ओपनर थे उनको बाहर करके सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों खेले, बिल्कुल किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि वक्त की कमी थी सर, वरना पूरी और बहुत ज्यादा डिस्कशन इंशाल्लाह फिर कभी सही। शोएब जट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर, बहुत शुक्रिया। चौधरी इरफान ज़हीर साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। फिर अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।